जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कवर किया था। हमारे आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक है शॉर्ट न्यूज़ेस का। एक्सक्यूज मी। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक है शॉर्ट न्यूज़ का उसको हम कवर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और दोनों को हमने कंपेयर साथ में पूरा का पूरा कवर कर लिया है तो विल ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस सम न्यूज़ेस ऑफ दैट पोर्शन विल कवर, एंड बची हुई न्यूज़ हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे जिससे कि बहुत लेंथी वीडियो ना बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यूज़ के साथ, पहली न्यूज़ के साथ। So the first news is the QS World University Ranking 2023 by subject। तो ये मार्च में रिलीज की गई QS World University Ranking 2023, and this university ranking by subject covers 54 disciplines, right? जिसको 5 ब्रॉड एरियाज में इन्होंने रखा है। देखिए, ये डेटाज जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन भाई कोई चीज़ हमें छोड़नी भी नहीं है बिल्कुल ऐसे कि आएगा ही नहीं, वो नहीं हमें पता होता है कि कल को क्वेश्चन कहाँ से दे दिया जाए, देन वील मिस इट आउट कि भाई ये तो हमारी नज़रों के सामने से निकला था बट वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर। इसलिए बस हम कुछ चीज़ों को जल्दी निकाल देते हैं। वाई? बिकॉज वो जल्दी कवर हो जाए, मिस भी ना हो, और एक हमारे माइंड में उनका एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए, राइट? तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरीके की चीज़ों को हम थोड़ा सा जल्दी रिलीज करें। सो दिस ईयर्स रैंकिंग इंक्लूड 3 न्यू सब्जेक्ट। भाई इसमें 3 नए सब्जेक्ट इन्होंने जोड़े, ये हो सकता है क्वेश्चन। तो क्या क्या 3 नए सब्जेक्ट जोड़े हैं? डेटा साइंस जोड़ा है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऐड किया है, एंड मार्केटिंग ऐड किया है। डेटा साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड मार्केटिंग। ऑलराइट, सो ये 3 नए सब्जेक्ट इन्होंने इसमें जोड़े हैं। ग्लोबल परफॉर्मेंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ऑफ US, इसको पहली रैंक मिली है। तो भाई हमेशा ही MIT ही पहला आता है। जिसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज विच इज़ इन UK, एंड द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ US। तो भाई MIT US में है, देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में है, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ US जो है वो US में है। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो लेड बाय इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इंडिया ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है इन द क्वैकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट विद 44 कोर्सेज इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कैटेगरीज। ठीक है, तो JNU का जो सोशलॉजी है वो 68 पर है। IIT कानपुर में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 87 पर है। IIT मद्रास कानपुर, आप कानपुर के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कानपुर पहली बार टॉप 100 रैंकिंग की लिस्ट में आया होगा। आपको मेरी आवाज़ में कुछ इशू लग रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, तो इस वजह से प्लीज़ बियर विद इट। तो IIT कानपुर पहली बार टॉप 100 कैटेगरीज में आया है। IIT मद्रास जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21st रैंकिंग है। बॉम्बे की मैथमेटिक्स में 92nd रैंकिंग है। दिल्ली, IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49th है। Then Jawaharlal Nehru University Sociology में 68th है, as we've discussed earlier. And apart from these 10 entries from BITS Pilani and 2 from OP Jindal University, इन्होंने भी टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। ये सारी हमको याद नहीं रखनी है क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग ज़रूर इसकी पूछी गई है, बट ये अभी नहीं पूछा। हालांकि हाँ, कौन से नए जो डिसिप्लिन्स ऐड हुए हैं, कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, वो हमें याद रखना है। डेटा साइंस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड मार्केटिंग, right? So this is all in this news. The next news is Silicon Valley Bank collapse. March 10, 2023 को banking regulators जो हैं in the US, they took control of the Silicon Valley Bank, which typically catered to startups, venture capitalists and tech firms after it suffered a sudden collapse. तो भाई इन्होंने अच्छा खासा भर भर के पैसा दे दिया किसको? स्टार्टअप्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, टेक फर्म्स को, और देन इट कोलैप्सेस। तो उसको जो इसकी जो रेगुलेशन थी वो फिर हाथ में ली US के कुछ रेगुलेटर्स ने इसकी रेगुलेशन अपने हाथ में लिया है, अदर देन बैंकिंग। लेटर अनदर बैंक, सिग्नेचर बैंक, वो भी बंद की गई।
तो भाई जो ये स्टार्टअप कल्चर है, इनको लोन देने के चक्कर में दो बैंक्स ने भाई अपनी जान गंवा दी, या फिर बोल सकते हैं कोमा में चली गई। तो अभी देखते हैं भाई कोमा से वापस आ पाएंगी कि नहीं। तो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करें तो ये एक स्टेट चार्टर्ड कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में। इम्पोर्टेंट नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक बनी थी 1983 में बाय वेल्स फार्गो एग्जीक्यूटिव बिल बिगरस्टाफ एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रॉबर्ट मियट्रॉस, राइट। तो भाई प्रोफेसर्स ने मिलके बैंक बना दी। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम्म, तो सिलिकॉन वैली बैंक जो थी वो 1983 में बनाई गई है। अब ये फेल क्यों हुई? तो क्योंकि पैंडमिक शुरू हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा एसेट्स वगैरह खरीदने लगी, व्हाट आर ऑफन कंसीडर्ड सेफ एसेट्स, जैसे कि यूएस ट्रेजरी के गवर्नमेंट बैक्ड मॉर्टगेज बॉन्ड्स खरीदने लगी। फेडरल रिजर्व जो था वो भी एग्रेसिवली उसने भी रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से सिलिकॉन वैली जो है वो डूब गई, राइट। देखिए रीजंस मोर और लेस कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, पब्लिक डिफरेंस होता है, बट इकोनॉमी है ओवरऑल। जो रीजंस होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं। तो अगर इफ़ यू फील कि आपसे ये क्वेश्चन मेंस में आता है कि भाई व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर्स ऑफ बैंक इन इंडिया और यूएस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड आंसर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, आपको इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स इंडिया के डालने होंगे, यूएस की कंडीशंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स यूएस के भी डालने होंगे, और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड रीजंस इसमें नहीं लिखने हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है नवंबर 2022 में एक ग्लोबल डील हुई थी टू इंश्योर द बिग कंपनीज पे अ मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15%। तो दैट वाज टू इंश्योर कि जो बड़ी कंपनीज थी वो एक मिनिमम टैक्स रेट पे करें 15% का, एंड मेक इट हार्डर फॉर देम टू अवॉइड टैक्सेशन हैज बीन एग्रीड बाय 136 कंट्रीज। बाय ग्लोबल जीएमटी जो है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स में ये बोला गया था कि जो बिग कंपनीज हैं वो एटलीस्ट मिनिमम 15% टैक्स तो पे करें, क्योंकि बहुत सारी अगर कंपनीज जो हैं दे ट्राई टू अवॉइड दिस टैक्स, राइट। तो इसके लिए जीएमटी लाया गया था। अब देखते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ईयू के जो मेंबर्स है, दैट इज यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो ईयू के जो मेंबर्स हैं दे हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15%। इन्होंने बोला कि भाई हम एक मिनिमम टैक्स रेट इम्प्लीमेंट करेंगे 15% का। एंड ये जो ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसको फ्रेम किया गया है। दिस ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट पिलर 2 was framed by Organization of Economic Cooperation and Development OECD। तो उसी की लाइंस पे ये बनाया गया है जीएमटी टैक्स। और ये इंश्योर करेगा कि जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनके ग्लोबल ऑपरेशंस हैं पूरे इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, वो दे डू नॉट बेनिफिट बाय डोमिसाइलिंग देमसेल्व्स इन टैक्स हेवंस। तो भाई उनको वो टैक्स से ना बच पाए, क्योंकि होता क्या है कुछ कंट्रीज जो हैं वो टैक्स हेवंस हैं। उन टैक्स हेवंस में टैक्सेस को बचाने के लिए ये कंपनीज अपने आप को डोमिसाइल दिखा देती है कि भाई हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, या जिस भी तरीके से ड्यूटीज को बचाते हैं। तो वो चीज़ें ये ना कर पाए, उनको अवॉइड करने के लिए ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट आया था। February 2 2023 में OECD G20 फ्रेमवर्क जो है ऑन बीईपीएस, इन्होंने कुछ टेक्निकल गाइडलाइंस रिलीज किए थे जिससे कि गवर्नमेंट्स को असिस्ट किया जा सके विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंडमार्क रिफॉर्म टू इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम। और ये इंश्योर करेगा मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो कम से कम मिनिमम 15% इफेक्टिव मिनिमम टैक्स रेट ये पे करें, राइट। और इसको वो अवॉइड ना कर पाए। वैसे तो हर कंपनीज का भी अपने बेनिफिट्स के हिसाब से भी टैक्स रहते हैं, बट ये इसलिए बनाया गया है कि कहीं ये जाके टैक्स हेवन में अपने आप को रिलोकेट ना कर लें और टैक्स देने से बच ना जाए। तो इस वजह से इन कंपनीज को जीएमटी के दायरे में लाया गया है, राइट। सो दिस इज अबाउट जीएमटी, global minimum tax, and it was done in 2022 November. Next is migration
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो भाई जो इंडिया है वो वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। And retaining this spot, the migrant workers from India are set to send home a record US dollar 100 billion in 2022। भाई हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और इसी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के साथ 100 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर इन 2022 इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्होंने इंडिया में भेजे। डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंग्स लाइक राइजिंग प्राइसेस, प्राइस बढ़े, कोविड आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, दिल्ली में बाढ़ आए, लेकिन जो रेमिटेंसेस हैं इंडिया के वो कम नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी ग्लोबल इश्यूज आ जाएं, इंडिया रेमिटेंसेस लेने में और इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स रेमिटेंसेस देने में आगे रहेंगे और वो आगे रहेंगे। ठीक, चलो कहीं तो आगे। सो रेमिटेंसेस में वर्ल्ड का टॉप रेसिपिएंट है चाइना, और अभी जो 2022 में जो यूएस डॉलर 100 मिलियन का रिकॉर्ड बिलियन का रिकॉर्ड बना दिया गया है, डिस्पाइट ऑफ एनी काइंड ऑफ एपिडेमिक्स और एनी काइंड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, फिर भी हमारे पास इतना रेमिटेंस वापस आया है। फाइन। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की बात करें तो ये पब्लिश हुआ नवंबर में, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करती है। टाइटल इसका था रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। स्पेशल फोकस किया गया था क्लाइमेट मिटिगेशन पे, एंड दिस इज अबाउट द माइग्रेशन एंड रेमिटेंस फ्लोज। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि भाई इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो $100 बिलियन रिसीव करेगा रेमिटेंस इन 2022, which will be the top recipient in 2022, and it attributed the feat to the large share of Indian migrants जो कि relatively high salaries अर्न करते हैं in the US, UK and East Asia, US, UK and East Asia, and historic milestone रीच करने के बाद भी this 100 billion is a historic milestone obviously। तो after reaching this and retaining this position at the top recipient, इंडिया का जो रेमिटेंस फ्लो है they are expected to account for only 3% of GDP। देखो $100 बिलियन रेमिटेंस हमको भेजा जा रहा है, एक्सपेक्टेड था 2022 का पूरा कंप्लीट होके, लेकिन ये पूरा $100 बिलियन जो एक्सपेक्टेड रेमिटेंस है, ये फिर भी अगर हम मिलाएं तो हमारी जीडीपी का सिर्फ 3% ही बन रहा है। समझ रहे हो कितनी रिच कंट्री है हमारी? इतना तो सिर्फ हम रेमिटेंस ले लेते हैं और वो हमारी जीडीपी का मात्र 3% बन रहा है, राइट? तो ये आपको याद रखना है कि भाई जीडीपी का कितना परसेंटेज ये करेगा, तो दिस इज अबाउट 3%। फॉर द वर्ल्ड रेमिटेंस फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू रीच 794 बिलियन इन 2022। 794 तो पूरी दुनिया के लिए रीच कर रहा है, उसमें से $100 बिलियन तो हमारे लिए अकेला है। यूएस इज द टॉप डेस्टिनेशन कंट्री फॉर फॉरेन बोर्न इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट। तो भाई चाहे डॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हो चाहे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हो, उसके लिए जो हेवन है फिलहाल वो यूएस है, मतलब यूएस सबसे ज़्यादा होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज फोर्ब्स इंडियाज 100 richest people। इन नवंबर 2022 में फोर्ब्स ने एनुअल लिस्ट इंडिया के 100 richest बिलियनर्स की रिलीज की थी। इस लिस्ट के हिसाब से जो कंबाइंड वेल्थ है इंडिया के 100 रिचेस्ट लोगों की, वो $25 बिलियन बढ़ी है और टोटल मिला के $800 बिलियन हो गई है। ठीक, एंड जो क्यूमुलेटिव नेटवर्थ है टॉप 10 रिचेस्ट की, वो है आपकी $385.2 बिलियन। So while the richest man in the country has a net worth of 150 billion, the richest Indian woman Savitri Jindal has a net worth of 16.4 billion। ठीक है, तो जो richest man है कंट्री के उनकी तो 150 बिलियन है, और richest women जो है जिनका नाम है सावित्री जिंदल, याद रखिएगा इनकी जो वर्थ है वो 16.4 बिलियन डॉलर की है। तो 9 विमेन बिलियनर्स हैं इस लिस्ट पे इस साल। ये जो टॉप 100 की जो लिस्ट है इंडिया की, उसमें टोटल 9 विमेन है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो अडानी साहब बैठे हुए हैं $150 बिलियन। उसके बाद मुकेश अंबानी जी हैं
इनका पत्ता कट गया 88 बिलियन। फिर राधा कृष्ण दमानी, सॉरी क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, दामनी, इनकी 27.6 बिलियन। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस, ऑलमोस्ट डबल, राइट? This 88 to 150 is almost double. Then Cyrus Poonawalla 21.5, Shiv Nadar 21.4, Savitri Jindal and family 16.4, Dilip Sanghvi and family 15.5, Hinduja 15.2, Kumar Birla 15, Bajaj family 14.6। देखिए आपको सबको याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। ये एक तो याद रखिएगा बिकॉज शी इज द रिचेस्ट विमेन, और ये तो याद है ही भाई साहब, अडानी साहब, मुकेश अंबानी और राधा कृष्ण दमानी, टॉप 3। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फोर्ब्स इंडिया 100। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें याद रखना है कि भाई टोटल आउट ऑफ 100 जो 9 जो हैं वो महिलाएं। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो रिलीज किया गया अक्टूबर 10 को। 3 लोगों को दिया गया, सीधी सीधी इसमें बात करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा बातें की ज़रूरत नहीं है। 3 लोगों को ये दिया गया है, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबविक। ठीक है, तो बर्नानके, डायमंड और डिबविक को मिला। अब इसके कुछ आप निमोनिक्स बना सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो। मुझे तो हालांकि निमोनिक्स बना के भी कभी याद नहीं हो पाए, पिटी ऑन मी, बट पीपल रिमेम्बर इट वेरी इजीली। सो अलग अलग निमोनिक्स वो लोग बनाते हैं, तो जो सूटेबल निमोनिक्स आपको लगे वो आप बना सकते हैं। अगर सिर्फ नाम से आपको याद रखना है तो इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी मतलब पैसा, पैसा मतलब डायमंड, तो भाई आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बनान के डायमंड है डिपिक, भाई कुछ भी बना लो। तो किसके लिए मिला है इनको? फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इन्होंने दे स्टडीड अबाउट द बैंक्स एंड दे स्टडीड दैट ड्यूरिंग क्राइसिस आल्सो हमारी बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, या पूरे ग्लोबली जो बात कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को इन्होंने रीड किया। बनान, अब इंडिविजुअली सबके बारे में हमको नहीं देखना है, आपको बस नाम देखना है, बैनन बर्नान के, डगलस डब्ल्यू, एक जो 1/2 इनको मिला है और अदर हाफ में ये दोनों आ गए हैं, डायमंड जी और डेविड जी। सो प्रीवियस ईयर्स नोबेल इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये मिला था डेविड कार्ड को और जोशुआ एंग्रेस्ट को, डेविड कार्ड एंड जोशुआ एंग्रेस्ट, राइट? So this is about economy Nobel Prize. Hurun India Rich List 2022। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स की जिनकी नेटवर्थ INR 1000 करोड़ प्लस होती है एंड हैज बिकम ग्रोन टू बिकम द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव रिच लिस्ट इन इंडिया। एंड पिछले एक डिकेड से अगर हम देखें तो ये जो लिस्ट है ग्रू फ्रॉम 100 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 10 सिटीज टू 1103 रिचेस्ट इंडियंस फ्रॉम 122 सिटीज। इसको रिलीज किया जाता है हुरून इंडिया IIFL वेल्थ के द्वारा, और ये 11th एनुअल रैंकिंग है ऑफ द रिचेस्ट इंडिविजुअल्स इन इंडिया। As per this report, 1103 individuals have INR 1000 crore wealth। वे 1103 इंडिविजुअल्स के पास 1000 से ज़्यादा या 1000 INR 1000 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ है। और ये जो इंक्रीज है दिस इज अबाउट ऑफ 62% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, 62% इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, सो गौतम अडानी जो है इन्होंने ओवरटेक कर लिया मुकेश अंबानी को। भाई देखा हमने पहले भी इनकी वेल्थ में डिफरेंस। तो इनकी जो INR है वो कितना है, 10,94,400। देखा, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, इतना तो इनका वर्थ है। तो 10,94,400 करोड़। ठीक है, इतने करोड़ से इनके पास, तो इन्होंने ओवरटेक कर लिया मुकेश अंबानी को और ये रिचेस्ट इंडियन बन गए हैं। एंड कुछ 602 कुछ नए 149 कुछ न्यू फेसेस हैं। साथ ही साथ फाउंडर ऑफ नायका दैट इज फाल्गुनी नायर, इन्होंने ओवरटेक किया है बायोटेक क्वीन किरण मजूमदार शॉ को।
और ये रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन बन गई, फाल्गुनी नायर। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि फाल्गुनी नायर रिचेस्ट इंडियन वुमेन बन गई है और इन्होंने ओवरटेक किया किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ को बायोटेक क्वीन भी बोलते हैं। साथ ही साथ विद 283 इंडिविजुअल्स मुंबई टॉप्स द इंडिया रिच लिस्ट फॉलोड बाय न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर। तो भाई मुंबई में सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं 283, न्यू दिल्ली में 185 एंड बैंगलोर में 89। ठीक। Co-founder of Confluent, a streaming data technology company, Neha Narkade is the youngest self-made women entrepreneur. तो नेहा नरखेड़े, सॉरी नॉट नरकाड़े, नरखेड़े, नेहा नरखेड़े जो है ये 37 ईयर्स की हैं और ये यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन एंटरप्रेन्योर। यंगेस्ट तो ये हो गई, फाल्गुनी नायर जो है वो रिचेस्ट हो गई, राइट। देन इंडिया हैज 221 बिलियनियर्स इन दिस ईयर। हुरून रिपोर्ट की बात करें तो ये रिसर्च लग्जरी पब्लिशिंग एंड इवेंट ग्रुप है जो कि लंदन में एस्टेब्लिश हुआ था और हुरून इंडिया लॉन्च किया गया था 2012 में। हुरून इंडिया इन 2012। फाइन। तो दिस इज अबाउट द हुरून लिस्ट। आपको याद रखना है भाई किस लिस्ट के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी लिस्ट के आधार पे आपको आंसर्स देने हैं। सो दिस वाज अबाउट द हुरून लिस्ट. So here we have completed our international events or international economic events. कुछ न्यूज़ इसमें हम न्यूज़ इन शॉर्ट का ऐड कर देंगे जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो हो जाएगा। लेट मी शो यू कि कितने इसमें पेजेस होंगे न्यूज़ इन शॉर्ट के। देर आर, ओ माय गॉड ये रुक क्यों नहीं रहे हैं। दिस इज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे, सो आई विल काउंट इट आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस हैं इसमें, राइट, एंड 8.5. So 8.5 pages are covering this news in short. तो कुछ न्यूज़ हम इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे जिससे कि एक वीडियो ये हो जाएगा और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बचे हुए पार्ट्स इसके लेके आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। न्यूज़ इन शॉर्ट, न्यूज़ इन शॉर्ट जो है, द फर्स्ट न्यूज़ इज क्रेडिट स्यूज क्राइसिस। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ बैंकिंग इन स्विट्जरलैंड, क्रेडिट स्यूज कोलैप्स्ड ट्रिगर्ड बाय नंबर ऑफ फैटल फाइनेंशियल लॉसेस एंड स्कैंडल्स। तो भाई क्रेडिट क्राइसिस हुआ कि भाई जो बैंक थी वो ऑलमोस्ट कोलैप्स, वो कोलैप्स हो गई, फाइनेंशियली कोलैप्स हो गई, नॉट द बिल्डिंग कोलैप्स। एंड this led to takeover of its banking rivals UBS for 3.23 billion. तो in 167-year-old this group was among 30 banks in the world deemed too large to fail. भाई कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं, they are too large to fail, की उनको हम उस कैटेगरी में रखते हैं कि अगर दे आर टू लार्ज टू फेल और फिर भी अगर वो फेल हो जाती है तो दैट इज अ लाइक बेन फॉर द इकोनॉमी. सो दिस वाज द सेकंड लार्जेस्ट बैंक एंड वर्ल्ड्स एट्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक और ये इसमें क्राइसिस जनरेट हो गई. तो भाई क्रेडिट स्यूज क्राइसिस कहाँ पर आई है, तो ये स्विट्जरलैंड में है और दिस इज अमंग द एट्थ लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज स्वच्छोत्सव. स्वच्छोत्सव क्या है कि in line with the theme of International Day of Zero Waste 2023, achieving sustainable and environmental sound practices of minimizing and managing waste. So the Ministry of Housing and Urban Affairs ये एक स्वच्छोत्सव रिलीज कर रहे हैं, that is the International Day of Zero Waste Rally for Garbage Free Cities in Delhi. तो ये हुआ था दिल्ली में. And the स्वच्छ मशाल मार्च, this set the tone for women led स्वच्छोत्सव जहाँ पे citizen ने एक रैली निकाली थी फॉर गार्बेज फ्री सिटीज ऑन 29, 30, 31 मार्च 2023. तो भाई स्वच्छोत्सव एक ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. ठीक, कहाँ पर किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यूएस एड, दे लॉन्च न्यू इनिशिएटिव टू इंक्रीज द ट्री कवर इन उत्तर प्रदेश. तो ट्री कवर को इंक्रीज करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया यूपी प्लस यूएस एड के द्वारा. एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूपी's एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने जनवरी
31 2023 को अनाउंस किया था कि ये ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टोफी प्रोग्राम एक रिलीज करेंगे यूपी में, जो कि फार्मर्स को, कंपनीज को और दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लेकर आएगा, जिससे कि ट्री कवरेज को बढ़ाया जा सके। फाइन। एंड टोफी एक 5 ईयर का प्रोग्राम है, 2021 से 26 तक एक जॉइंट प्रोग्राम है। कितने स्टेट्स में है? 7 स्टेट्स में है। आंध्रा, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा ये टोफी जो है ऑल ओवर इंडिया नहीं है, दिस इज इन 7 स्टेट्स, आंध्रा, आसाम, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी। दीज आर मोस्टली दो स्टेट्स जहाँ पे फॉरेस्ट की या फॉरेस्ट कवर की कमी देखने को मिली है। सो ये जो नया इनिशिएटिव है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहेंस करेगा, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करेगा, साथ ही क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा, और इसी के साथ ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी मदद करेगा, और जो भी हमने गोल्स अडेप्ट किए हैं उसको भी पूरा करने में ये मदद करेगा। ठीक है, सो दिस टू फी द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, this is done in association recently with USAID and these 7 states। तो अभी यूपी की वजह से ये न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट इज Amazon joins ONDC द ई कॉमर्स नेटवर्क। तो Amazon ने अनाउंस किया है कि वो इंटीग्रेट करेगा अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क को फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी एंड स्मार्ट कॉमर्स सर्विसेज विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय DPIIT इन इंडिया। सो ये अमेजोन जो है वो क्या ज्वाइन कर रहा है? ONDC, मतलब कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी वो पिकअप एंड डिलीवरी वाले बिजनेस में है, आपने भी अमेजोन से बहुत बारी ऑर्डर की होंगी चीज़ें। सो पिकअप डिलीवरी ये सारे काम वो करते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फाइन। So this is about Amazon News, subsidiary of Exim Bank and Data Embassies at Gift City in Gujarat. Subsidiary of Exim Bank and Data Embassies at Gift City in Gujarat। तो भाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2 फरवरी 2023 को अनाउंस किया था कि वो एक सब्सिडरी सेटअप करेंगी एग्जिम बैंक की एंड डेटा एम्बेसीज की। कहाँ पर सेटअप करेंगी उसकी सब्सिडरी? ये सब्सिडरी बनाई जाएगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। एंड दिस मूव विल एनहेंस द बिजनेस एक्टिविटीज। तो भाई इससे फायदा क्या होगा कि जो गिफ्ट सिटी है, ये जो हमारी यूनिट है इंडिया की, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी इसके माध्यम से। फाइन। She also announced to establish a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing, which is also expected to benefit the gift city. Next is undernourished and overlooked, a global nutrition crisis in adolescent girls and women। तो एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका टाइटल है अंडरनरिश्ड एंड ओवरलुक्ड। भाई अंडरनरिश्ड भी है और इन पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। कौन है ये लोग? ये कौन है? ये है adolescent girls and women। So this data was released, this report was released by UNICEF, important report UNICEF ने रिलीज किया है, and analyzed data on more than 190 countries। क्या फाइंडिंग्स रही इसमें कि कोई भी रीजन जो है इट इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू मीट द 2030 टारगेट्स, जिससे कि एनीमिया को रिड्यूस किया जा सके एडोलसेंट गर्ल्स में और विमेन में बाय हाफ। तो ये जो टारगेट बनाया गया है कि 50% एनीमिया कर देंगे, एंड लो बर्थ वेट इन न्यू बॉर्न्स बाय 30%। एनीमिया का जो टारगेट है वो 50% रिडक्शन का है, और लो बर्थ वेट का जो टारगेट है वो 30% रिडक्शन का है। तो ये अभी भी कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन इस ट्रैक पे नहीं है कि 2030 तक इस टारगेट को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज उत्कर्ष 2.0, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। तो रिसेंटली दिसंबर 30 2022 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है फॉर द पीरियड 2023-25, उत्कर्ष 2.0 was launched by Shri Shaktikant Das। So this was launched by Shri Shaktikant Das, who is the governor of RBI। ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गाइड किया जाएगा इसके माध्यम से ओवर द पीरियड ऑफ 2023-25। एंड ये जो पहली स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है कवरिंग द पीरियड ऑफ 2019-2022, ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। राइट। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ को लैब इंडिया। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ को लैब इंडिया, एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट, इसको रिसेंटली
It was jointly launched by Atal Innovation Mission, AIM, Niti Aayog, UNDP India and City Foundation on December 15. तो भाई इसको अभी लॉन्च किया गया है एम के द्वारा, नीति आयोग, यूएनडीपी इंडिया एंड सिटी फाउंडेशन, राइट। एम नीति आयोग ये एक ही है, नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है एम, और यूएनडीपी इंडिया एंड सिटी फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज सिडबी, गूगल इंक पार्टनरशिप टू हेल्प एमएसएमईज। तो भाई गूगल ने एक पार्टनरशिप किया है सिडबी के साथ, जिससे कि एमएसएमईज को हेल्प किया जा सके। तो सिडबी का क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एंगेज है इन द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, एंड दिस हैज एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद गूगल। तो भाई ये कोलैबोरेशन में एंटर किया है किसके साथ? गूगल के साथ, जिससे कि सोशल इम्पैक्ट लैंडिंग प्रोग्राम को ये कवर अप कर पाए। और ये जो पार्टनरशिप है विद GIPL, दिस विल ब्रिंग अ कॉर्पस ऑफ $15 मिलियन, अराउंड 100 करोड़। तो भाई इस पार्टनरशिप की वजह से क्या होगा कि अराउंड $15 मिलियन पैसा जो है वह एमएसएमईज के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा, विच इज़ अ क्राइसिस रिस्पॉन्स रिलेटेड टू कोविड-19। तो कोविड-19 के टाइम पे बड़ी कंपनीज तो ये क्राइसिस झेल गई थी, लेकिन एमएसएमईज वगैरह जो हैं या जो छोटी कंपनीज हैं वो ये क्राइसिस नहीं झेल पाई थी, और बहुत सारी एमएसएमईज कोलैप्स करने के कगार पे आ गई थी या कोलैप्स कर भी गई थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए ये एक नया इनिशिएटिव आया है, जिसमें गूगल ने ये पार्टनरशिप किया है से सिडबी के साथ, और अब ये एमएसएमईज को बूस्टअप करने में मदद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सीसीआई। सीसीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 936.44 करोड़ ऑन गूगल। तो भाई सीसीआई ने क्यों इस पे पेनल्टी लगा दिया है गूगल पे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पेनल्टी लगाया है 936.44 करोड़ की on Google for abusing its dominant position with respect to Play Store policies। तो Play Store जो policies होती हैं, Play Store is that मतलब स्टोर की जहाँ से आप अपने apps डाउनलोड करते हो। if you know about it, I guess 99.9% लोगों को पता होगा ये बात कि प्ले स्टोर क्या है। तो प्ले स्टोर वो साइट है जहाँ से आप एप्स को डाउनलोड करते हो, राइट। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई आपने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है, अपार्ट फ्रॉम इशूइंग अ सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। इन इट्स ऑर्डर सीसीआई हैज एक्यूज्ड द कंपनी ऑफ अडॉप्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो इसमें सीसीआई ने किस बेसिस पे इन पे लगाया? इन्होंने बोला कि भाई आपने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है, एंड you have indulged in anti-competitive behavior also, right? Next is India becomes fifth largest economy according to the figures from International Monetary Fund. India passed the United Kingdom to become the fifth largest economy in the world in the last quarter of 2021। तो भाई इंडिया कौन से नंबर की बन गई? इंडिया बन गई है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। किसने बोला है? IMF जी ने बोला है। ठीक है। एंड यूके जो थी वो फिफ्थ थी। डिकेड अगो इंडिया की रैंक 11th थी अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जबकि यूके की फिफ्थ थी। नाउ इंडिया हैज सरपास्ड यूके एंड हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। से नेक्स्ट इज द फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। तो भाई पहली ग्रीन स्टील ब्रांड जो रिलीज की गई, इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कहीं भी। और कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। फेरेस्टा से आप समझ जाएंगे भाई फेरस, या फिर हम बोलते हैं आयन को। तो कल्याणी फेरेस्टा जो है ये पहली ग्रीन स्टील ब्रांड है। दिसंबर 2022 को श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, इन्होंने लॉन्च किया था कल्याणी ग्रुप का। कल्याणी क्यों नाम दिया? क्योंकि ये स्टील जो है ग्रीन स्टील, ये कल्याणी ग्रुप ने बनाई है। तो कल्याणी ग्रुप ने बनाई है इसलिए कल्याणी, एंड फेरेस्टा बिकॉज आयन से बनी है तो फेरेस्टा। सो पहली ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया था कल्याणी फेरेस्टा इन न्यू दिल्ली। याद रखना है आपको, सिर्फ इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए। नेक्स्ट इज NMDC wins IEI Industry Excellence Award 2022. So this on 16th November, this institution has won this award, the Industry Excellence Award 2022. ठीक है, कहाँ पर हुआ? ये चेन्नई में हुआ। This IEI is Institution of Engineers India. श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस क्या होता है? दिसंबर 19, 2022 को यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी, he launched one of India's first ever surety bond insurance product from Bajaj Alliance। तो भाई ये जो
आपका श्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है बजाज अलायंस का। एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस इट वाज न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट इज IGX लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एवर गैस प्राइस इंडेक्स। तो दिसंबर 2022 को इंडियन गैस एक्सचेंज IGX, इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये फिजिकल डिलीवरी करेंगे नेचुरल गैस की, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज। अनाउंस द लॉन्च ऑफ GIXI, GIXI, the first ever nationwide price index to reflect the benchmark natural gas price। भाई गिक्सी क्या है, इससे एक आपको बेंचमार्क नेचुरल गैस प्राइस आपको इंडिया के लिए रिफ्लेक्ट होने लगेगा, और जिससे कि एक सिंगल प्राइस रहे पूरी कंट्री में। ऐसा ना हो कि नेचुरल गैस दिल्ली में कुछ रेट है, मुंबई में कुछ रेट है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कुछ और रेट है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए IGX जो है, दैट इज़ द इंडियन गैस एक्सचेंज, इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट IGX, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज के शेप्ड रिकवरी, वील टेक दिस एज द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, बाकी न्यूज़ हम इसी के बाद जो वीडियो भी मैं बनाऊंगी उसमें कवर करेंगे। सो दिस के शेप्ड रिकवरी इज अकर्स व्हेन अ फॉलोइंग रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो भाई एक तरीके का रिसेशन आया, लेट्स से कि कोविड के बाद एक तरीके का रिसेशन आया, कोविड इज बिकम अ एपिक एग्जांपल नाउ। तो कोविड के बाद एक तरीके का रिसेशन आया, लेकिन हर इकोनॉमी या अलग अलग जो पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, अलग अलग रेट्स पे, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ वो रिकवर किए। तो ये होता है के शेप्ड इकोनॉमी। Recently, in the latest round of ICE 360 Survey 2021, which was conducted by People's Research on India's Consumer Economy Price, ये एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है, इन्होंने पाया कि ये जो के शेप्ड रिकवरी है इमर्ज फ्रॉम द इकोनॉमी हिट बाय पैंडेमिक। तो ये कब इमर्ज हुई है, ये इमर्ज हुई है ड्यू टू द दिस इकोनॉमी वाज हिट बाय पैंडेमिक, इस वजह से ये के शेप्ड इकोनॉमी अकर हुई है। और हमने देखा है कि हमारा, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई होता क्या है के शेप्ड इकोनॉमी। तो के शेप्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी कोई पैंडेमिक आपको हिट कर रहा है या कोई भी रिसेशन पीरियड आ रहा है, तो उस रिसेशन पीरियड में अलग अलग मैग्नीट्यूड से, अलग अलग रेट्स पे, अलग अलग टाइम पे इकोनॉमी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह से रिकवर करती है, सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। दिस इज के शेप्ड इकोनॉमी। तो अपने वीडियो को आज हम यही कंक्लूड कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बची हुई जितनी भी न्यूज़ हैं वो कवर करती हूँ, और उसके बाद हम यूनियन बजट एंड दिस यूनियन बजट कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस एंड इकोनॉमिक्स सर्वे, ये कंक्लूड करेंगे, राइट। तो आई विल ट्राई कि यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, और जो अम, आपका न्यूज़ इन शॉर्ट है उसको बचा हुआ एक वीडियो उसके लिए हम डेडिकेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए।